गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस डिजाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडूरेंस लिमिट के बारे में। तो इंडूरेंस लिमिट क्या है? तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी मटेरियल अगर अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस मतलब उस पर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो समय के साथ अगर वो चेंज कर रहा है, तो वो जो फेल करता है वो बाय फटिग फेल्योर करता है। तो जैसे हम कि स्टैटिक जो लिमिट होती है किसी भी एलिमेंट का, वो उसका यील्ड लिमिट होता है या फिर उसकी अल्टीमेट लिमिट जो है। ये दो लिमिट जो है हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कब? जब हमारा कोई भी मटेरियल अंडर स्टैटिक कंडीशन में हो, यानी उसके ऊपर स्टैटिक स्ट्रेस लग रहा हो, तो उसकी यील्ड लिमिट और अल्टीमेट लिमिट ही उसका फेल्योर लिमिट होती है। लेकिन जब वही एलिमेंट अगर अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस होता है तो वो बाय फटिग फेल्योर करता है, और फटिग फेल्योर की जो लिमिट होती है वो उसके यील्ड लिमिट या अल्टीमेट लिमिट से भी कम होता है। मतलब हो गया कि इस लिमिट से वो पहले ही यानी इससे लोअर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पर ही वो फेल कर जाता है। तो इंडोरेंस लिमिट को फटिग लिमिट भी कहा जाता है। तो इंडोरेंस लिमिट या फटिग लिमिट ऑफ ए मटेरियल इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जैसे कि है कि जो स्ट्रेस साइकिल है, तो स्ट्रेस साइकिल में जो हम यूज करते हैं वो साइन कर्व मॉडल यूज करते हैं। तो साइन कर्व मॉडल में मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है जिसमें हम लोग इसमें स्ट्रेस की वैल्यू लेते हैं और इसमें टाइम का वैल्यू लेते हैं। तो जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है यही हमारा जो है सो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो मीन वैल्यू यानी जीरो वैल्यू से जो मैक्सिमम स्ट्रेस का मान है यही उसकी क्या है, एम्पलीट्यूड हुआ। तो हम कहते हैं कि जिस एम्पलीट्यूड की वैल्यू के लिए हम मतलब स्ट्रेस का वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसमें कोई भी स्पेसिमेन जो है वो कम से कम 10 के पावर 6 साइकिल यानी 1 मिलियन साइकिल को वो कंप्लीट करता है विदाउट फटिग फेल्योर। मतलब फटिग फेल्योर होने से पहले वो कम से कम जो है 1 मिलियन साइकिल को वो सस्टेन करे। जैसे एक साइकिल हुआ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये कंप्लीटली रिवर्स साइकिल है, तो इसका हाफ साइकिल टेंसाइल की ओर होगा। ऊपर हम लोग टेंसाइल लेते हैं और नीचे जो है सो कॉम्प्रेसिव लेते हैं। तो इसका हाफ साइकिल टेंसाइल में होता है और हाफ साइकिल जो है कॉम्प्रेसिव में होता है। तो ये हो गया एक स्ट्रेस साइकिल। तो एक इसी तरह का अगर वो कम से कम 1 मिलियन साइकिल को वो सस्टेन करता है बिफोर फटिग फेल्योर, तो वही स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है वही कहलाता है उसका इंडोरेंस लिमिट। यानी इसको हम सीधे तौर पर डिफाइन करें तो अगर कोई भी मटेरियल के ऊपर जो अगर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रहा है और वो स्ट्रेस की वैल्यू उसके इंडोरेंस लिमिट से लोअर है, तो फिर वो मटेरियल कम से कम 1 मिलियन साइकिल को जो है सो वो सस्टेन करेगा। उससे ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। जनरली तो ऐसे इंडोरेंस लिमिट के लिए कहा जाता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस का वैल्यू जो उसके लिमिट से अगर कम होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल देगा। लेकिन इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है। इनफाइनाइट में चाहे हम कितना भी कम स्ट्रेस क्यों ना लगाए कोई भी मटेरियल के ऊपर, वो कभी ना कभी जा कर के वो ब्रेक करेगा ही, फेल करेगा ही। तो इसीलिए इसमें एक लिमिट के तौर पर जो है कम से कम 1 मिलियन साइकिल को कंसीडर किया जाता है कि वो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू जिस जहाँ तक अगर हम एम्पलीट्यूड का वैल्यू का लिमिट के अंदर है, या मतलब वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू जहाँ पर जो स्पेसिमेन है वो 1 मिलियन साइकिल को बर्दाश्त करे बिफोर फटिग फेल्योर, तो वही लिमिट उसकी इंडोरेंस लिमिट कहलाती है। अब मान लेते हैं कि कोई मटेरियल ऐसा है जो मतलब 10⁵ साइकिल को सस्टेन किया, उसके बाद वो ब्रेक कर गया, तो ये साइकिल उसका फटिग लाइफ कहलाएगा। तो फटिग लाइफ का डिफिनीशन क्या हो गया कि इट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। मतलब कोई भी स्पेसिमेन जो है एक पर्टिकुलर
स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के कारण वो जितना नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल वो कंप्लीट करता है बिफोर अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट फटीग क्रैक, यानी पहला फटीग क्रैक बनने से पहले वो जितना नंबर ऑफ साइकिल को वो मतलब बियर करेगा वही उसकी फटीग लाइफ कहलाती है। तो अब यहाँ पर चूंकि लोड है फ्लक्चुएटिंग, मतलब ये समय के साथ वैरी कर रहा है, तो इसमें हमें इंडोरेंस लिमिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो उसका इंडोरेंस लिमिट होता है। तो अब इंडोरेंस लिमिट निकालने के लिए जो है एक आर मूरे के द्वारा जो है डेवलप किया गया है इंडोरेंस लिमिट को निकालने के लिए। वो क्या किया कि यहाँ पर एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन को फिक्स कर दिया किसी रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शाफ्ट ये है और एक ये शाफ्ट है, ये दोनों शाफ्ट के बीच में ये हमारा स्पेसिमेन जिसका हमें इंडोरेंस लिमिट निकालना है उसको वो फिट कर दिया है ना। इसके ऊपर क्या कर दिया, एक वेट लगा दिया, यहाँ पर एक वेट लग रहा है। तो और यहाँ पर ये शाफ्ट को इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट कर दिया और ये रिवॉल्यूशन काउंटर है जहाँ पर ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को वो काउंट करेगा। अब देखिए कि जब कोई भी एलिमेंट यहाँ पर जो स्पेसिमेन है जब इसके ऊपर लोड लग गया, कोई वेट लग गया, तो इसके ऊपर एक बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा। यानी कि ये इस तरह का केस हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें लोड लग रहा है ना। और ये एक तरह का यहाँ पर दो सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट है और यहाँ पर एक लोड लग रहा है। तो ये जो एलिमेंट है वो कैसे किस कंडीशन में होगा, तो इस ये एक बेंडिंग के कंडीशन में होगा, यानी इसके ऊपर एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो इसकी टेंडेंसी जो होगी वो इस तरह से झुकने का होगा। अगर वो मान लीजिए डिफॉर्म करता है तो वो इस तरह से क्या होगा, झुकेगा। तो झुकेगा तो ये स्पेसिमेन का जो टॉप फाइबर है, ये टॉप फाइबर के ऊपर कौन सा स्ट्रेस लगेगा, तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। और जबकि इसका जो बॉटम फायर है, बॉटम लेयर है, इसमें क्या लगेगा, टेंसाइल लगेगा। तो मतलब हो गया कि अभी ये फाइबर इस कंडीशन में है लेयर, तो अपर लेयर में क्या लगा, कॉम्प्रेसिव, और बॉटम लेयर में टेंसाइल। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। रोटेट कर देंगे तो ये जो लेयर है वो यहाँ आ जाएगा और ये नीचे वाला लेयर ऊपर चला जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि जो नीचे वाला लेयर अभी टेंसाइल में था, अगर ये ऊपर चला गया तो फिर ये लेयर जो है सो कंप्रेशन में आ जाएगा। और अभी टॉप लेयर जो अभी कंप्रेशन में है वो अगर रोटेट कर देंगे तो ये लेयर जो है नीचे आ गया, तो फिर ये टेंसाइल में आ गया। तो देखिए ये कंडीशन हुआ किसका, रिवर्स साइकिल का। रिवर्स हुआ कि एक ही फाइबर है, जब ये टॉप पोजीशन पे है तो कंप्रेशन में है, और यही फाइबर जो है ये लेयर जो है जब ये बॉटम पोर्शन में आता है, बॉटम साइड में आता है तो टेंशन में आ जाता है। मतलब हो गया कि अगर हम इस बीम को अगर रोटेट करवाते हैं तो हाफ साइकिल किसी भी एक लेयर पर, यानी कि ये टॉप लेयर पर हाफ साइकिल में कंप्रेशन लगेगा और हाफ साइकिल में क्या लगेगा, टेंसाइल लगेगा। तो जिसमें जिसमें हाफ साइकिल कंप्रेशन और हाफ साइकिल टेंसाइल होती है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स्ड स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्पेसिमेन है इसके ऊपर हम लोड लगा दिए और इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इसमें डेवलप कर रहा है। तो बेंडिंग स्ट्रेस में इसका टॉप लेयर जो है कंप्रेशन में है और ये बॉटम का लेयर टेंशन में है। फिर हम मोटर के द्वारा इस शाफ्ट को क्या कर दिए, रोटेट कर दिए, है ना। तो एक रोटेशन मतलब हाफ रोटेशन दिए इसमें, तो हाफ रोटेशन देंगे तो जो टॉप लेयर है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो लेयर है वो ऊपर चला जाएगा। तो जो लेयर इसमें अभी कंप्रेशन में था ये अगर नीचे आ गया तो ये वापस टेंशन में आ जाएगा, और जो अभी बॉटम का लेयर जो टेंशन में है वो अगर हाफ साइकिल के बाद ऊपर चला जाएगा तो फिर वो कंप्रेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या लग गया कि इसके इस स्पेसिमेन के ऊपर एक रिवर्स स्ट्रेस लग रहा है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर वेट को घटा बढ़ा के हम इस पर बेंडिंग मोमेंट की मान जो है वो बढ़ा घटा सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट का मान घटेगा बढ़ेगा तो इस पर लगने वाला बेंडिंग स्ट्रेस भी जो है वो घटेगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, इसको भी हम लोग अगर वेट इसमें और अगर ऐड कर देंगे तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा इस पर, और इस पर अगर हम लोग एक वेट को यहाँ से हटा देंगे तो फिर इस पर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो सेटअप है आर आर मूरे के द्वारा जो लगाया गया सेटअप है, इसमें जो हमारा स्पेसिमेन है वो अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग नहीं, अंडर रिवर्स्ड, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस में है ना। तो कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस में है। यहाँ पर भी हम डायग्राम के द्वारा दिखा दिए हैं कि यहाँ पर जो ये उसका जो है न्यूट्रल लेयर कहलाता है। न्यूट्रल लेयर पर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है और टॉप फाइबर पे जो है सो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है। और इसका नेचर और ये बॉटम लेयर का नेचर दोनों जो है क्या है, अपोजिट है। अब जो है इसको हम मोटर से रोटेट करते हैं और यहाँ पर रिवॉल्यूशन काउंटर पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल को डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ साइकिल मतलब हो गया कि ये स्पेसिमेन एक बार अगर पूरा घूमेगा, ये स्पेसिमेन एक रोटेशन पूरा करेगा तो यहाँ पर एक साइकिल काउंट होगा। फिर ये स्पेसिमेन अगर दो दो रोटेशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर दो साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब प्रत्येक रोटेशन पर एक क्या है, एक साइकिल है ना। तो इस तरह से हम रिवॉल्यूशन काउंटर से हम क्या करते हैं, एक तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकालते हैं वेट को कंसीडर करके कि यहाँ पर जितना वेट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही इसमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड आएगा। और दूसरा चीज यहाँ पर कितना रोटेशन दे रहे हैं वो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको दो दो वैल्यू मिल गया, एक स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का मान और दूसरा नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल मिल गया। अब हम इसी दोनों की मदद से हम एस एन कर्व खींचते हैं। अब एस एन कर्व क्या है, एस बेसिकली ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, ठीक है, ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। और एन जो है नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल को डिनोट करता है ना, ये एन जो है नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल और एस जो है ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से अभी ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल को हम दो चीज हम वैल्यू फाइंड किए। इस दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं कि एक लॉग लॉग जो ग्राफ पेपर होता है, यानी कि लॉग लॉग ग्राफ पेपर जो है उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते वक्त इसको तब तक रोटेट करवाते रहते हैं स्पेसिमेन को जब तक कि इसमें पहला फटिक क्रैक ना आ जाए। जब इसमें पहला फटिक क्रैक आ गया हम रोटेशन को बंद कर देते हैं और हम उस समय काउंट कर लेते हैं कि किस स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के किस वैल्यू के लिए हमको कितना नंबर ऑफ साइकिल आया, बिफोर फटिग फेल्योर कितना नंबर ऑफ साइकिल जो है वो काउंट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। ये जो ग्राफ है लॉग लॉग का ग्राफ है ना, यही एस एन कर्व है। एस स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, एन जो है सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल, तो चूंकि हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का सिंबल सिग्मा ए ले रहे हैं शुरू से ही, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिग्मा ए यूज करेंगे। नहीं तो यहाँ पर एस भी हम यहाँ पर यूज कर सकते थे, ठीक है। और जनरली बुक में ऐसा किया रहता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिग्मा ए भी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का सिंबल है और एस भी यहाँ पर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का ही सिंबल है। तो हम देखते हैं क्या कि इनिशियली अगर हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 10 log 10 n है, मतलब log 10 के पावर 3 पर ही ये यहाँ पर फेल कर रहा है। ये जो प्लस पॉइंट जो दिख रहा है ये बेसिकली फेल्योर पॉइंट है। मतलब हो गया कि इस स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू के लिए हमको जो नंबर ऑफ साइकिल काउंट हुआ वो 10 के पावर 3 हुआ, है ना। फिर हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान को कम करते हैं, मान लेते हैं कि इतना करते हैं, ये वैल्यू लेते हैं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग
10 के पावर 5 के लगभग जो है ये मतलब इतना साइकिल जो है वो कंप्लीट किया है ना। तो मतलब हमारा डिजायर है कि कम से कम जो है सो 1 मिलियन यानी कि 10 के पावर 6 साइकिल को कंप्लीट करे, है ना। हम जो है सो फिर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम पहले ही बता दिए कि यहाँ पर घटाने का क्या तरीका है कि हम यहाँ से वेट को रिमूव करते जाए, धीरे धीरे वेट इस पर कम करते जाए। तो अब जैसे अब इसके लिए हमको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा। एक स्पेसिमेन लिए, वेट ज्यादा लगाए, हम यहाँ पर टेस्ट किए, क्रैक आ गया, 10 के पावर 3 साइकिल पर क्रैक आ गया। फिर हम एक वेट को फिर अब यहाँ से हटा के दूसरा सेम स्पेसिमेन, अब दूसरा लाके सेम डायमेंशन का सेम मटेरियल का फिर से स्पेसिमेन लाके लगाते हैं। इस बार हम देखते हैं कि एक वेट हटाए तो 10 के पावर 5 साइकिल तक जो है सो वो पहुंच गया। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट यहाँ से और हटा देते हैं, यानी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान और थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है सो 10 के पावर 6 साइकिल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो यही चीज है यहाँ पर, हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान जैसे जैसे कम करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल काउंट करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि एक एक ऐसा वैल्यू आएगा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का जहां पर जो है सो हमको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल जो काउंट हुआ वो 10⁶ यानी 1 मिलियन साइकिल जो है वो हमें काउंट हुआ। तो जिस स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पर हमको ये इतना स्ट्रेस साइकिल काउंट हुआ, यही स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू होगा वही उसकी एंडोरेंस लिमिट कहलाएगी। तो इस तरह से हम एंडोरेंस लिमिट का एसएन कर्व के द्वारा हम मतलब फाइंड करते हैं कि मतलब स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान इनिशियली ज्यादा लगा दिए, कम साइकिल दिया, धीरे धीरे स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान को घटाते गए वहां से वेट को हटा करके, तो एक स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का मान ऐसा आया जहां पर हमको जो है, जो हम चाह रहे थे कि कम से कम 1 मिलियन साइकिल वो रोटेट करे, तो 1 मिलियन साइकिल वो हमारा रोटेट कर गया। तो जिस स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान पर ये मतलब 1 मिलियन साइकिल स्ट्रेस साइकिल कंप्लीट हुआ, यही स्ट्रेस एम्पलीट्यूड उसका इंडोरेंस लिमिट कहलाएगा। तो ये जो है बेसिकली हम फेरस मटेरियल के लिए, जैसे स्टील हो गया, उसके लिए एसएन कर्व खींचा जाता है। ये उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के बाद ये लाइन जो है ये सीधा जा रहा है, सीधा इनफाइनाइट तक जा रहा है, जिसको हम कहते हैं एसाइम्पटोट। यानी इसको हम क्या कहते हैं, एसाइम्पटोटिक हो गया कि अब ये तो हमारा इंडोरेंस लिमिट हो गया। तो अब हमें अगर एम्पलीट्यूड की मान को अगर अब हम मान लीजिए कि इस वैल्यू पर रखते हैं, जो जिसकी वैल्यू इंडोरेंस लिमिट से कम है, तो अब यहाँ पर हमारा जो है तो क्या होगा, फटिग फेल्योर से ये मटेरियल जो है होगा वो सेफ होगा, क्योंकि फटिग फेल्योर के लिए लिमिट इंडोरेंस लिमिट ही होती है। अगर हम किसी भी मटेरियल के ऊपर जो कि अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है या रिवर्स स्ट्रेस में है, उस पर अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू उसके इंडोरेंस लिमिट से अगर हम कम लगाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल जो है वो अब बहुत ज़्यादा, मतलब 10⁶ से अब वो बहुत ज़्यादा देगा। यानी जितना कम लगाएंगे उतना नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हम एसएन कर्व की मदद से, एसएन कर्व का खींचने का मेन पर्पस होता है इंडोरेंस लिमिट की वैल्यू को फाइंड करना। हालांकि इंडोरेंस लिमिट जो होती है, हम यहाँ लास्ट में एक लिख भी दिए हैं कि इंडोरेंस लिमिट कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल का, जैसे कि हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। मतलब हो गया कि सेम मटेरियल है, जैसे आयरने है, तो आयरन का अगर हम दो रॉड ले, एक रॉड मान लीजिए 5 mm डायमीटर का लिए और दूसरा रॉड जो है तो यहाँ पर 50 mm का डायमीटर का लिए, तो इस दोनों का जो फेल्योर लिमिट होगा अगर वो अंडर स्टैटिक स्ट्रेस में है, तो उसकी इल्ड लिमिट जो होगा वो इसका भी उतना ही होगा और इसका भी उतना ही होगा। मतलब दोनों का जो फेल्योर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये इल्ड
यील्ड लिमिट या अल्टीमेट लिमिट जो होती है वो एज ए एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये तभी चेंज करता है जब हमारा मटेरियल चेंज करे, ठीक है। तो इसकी तरह इंडोरेंस लिमिट जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी को नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लक्स फटिग फेल्योर है, और फटिग फेल्योर कई सारे फैक्टर पे निर्भर करता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो फटिग फेल्योर बहुत सारे फैक्टर के कारण वो चेंज करता है। तो इंडोरेंस लिमिट भी उसके फैक्टर, मतलब जैसे हो गया कि स्ट्रेस कौन सा। तो इंडोरेंस लिमिट जो है यील्ड लिमिट या अल्टीमेट लिमिट की तरह वो एक कोई एग्जैक्ट मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर, इसको बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे कि साइज ऑफ द कंपोनेंट, शेप ऑफ द कंपोनेंट, सरफेस फिनिश, टेम्परेचर, नॉच सेंसिटिविटी। ये सब कुछ ऐसा फैक्टर्स है मतलब जो कि इंडोरेंस लिमिट को प्रभावित करता है ना। कि अगर हम जैसे यहाँ पर अभी हम बताएं कि साइज जो है दोनों का अलग अलग था, लेकिन यील्ड लिमिट दोनों का सेम था, तो ये एक प्रॉपर्टी था। लेकिन अगर यहाँ पर साइज अगर अलग हो गया, एक 5 mm डायमीटर का आयरन है और एक 50 mm डायमीटर का आयरन है, तो दोनों की इंडोरेंस लिमिट सेम नहीं होगा, दोनों का इंडोरेंस लिमिट अलग होगा क्योंकि साइज बदल गया। या फिर हम कहें अगर 50 mm का है, या मतलब एक का शेप सर्कुलर है और एक का शेप जो है सो स्क्वायर है, फिर यहाँ भी इंडोरेंस लिमिट की मान जो है दोनों के लिए अलग अलग हो जाए, क्योंकि वो शेप पर भी निर्भर करता है। सरफेस फिनिश यानी उसकी फिनिशिंग ऑपरेशन जो हुआ है मशीनिंग करते वक्त, जो सरफेस फिनिश है वो कितना ज़्यादा है। ज़्यादा सरफेस फिनिश रहेगा तो इंडोरेंस लिमिट भी हाई होगा। अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो उसकी इंडोरेंस लिमिट भी कम होगी। टेम्परेचर पे निर्भर करता है, टेम्परेचर बढ़ गया इंडोरेंस लिमिट घटेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो इंडोरेंस लिमिट बढ़ेगा। नॉच सेंसिटिविटी है कि जैसे मटेरियल में कहीं पर भी नॉच बना हुआ है, जैसे यहीं पर कुछ हम ऐसे कट कर दिए तो ये एक नॉच हो गया। अब ये नॉच सेंसिटिविटी भी होती है, अब जितना ज़्यादा नॉच होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी इंडोरेंस लिमिट होगी। तो इंडोरेंस लिमिट हर कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये फैक्टर्स है। ये हमारा साइज, शेप या अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, उसकी बनावट, बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका चार्ट आता है, एंडोरेंस लिमिट को फाइंड करने के लिए एक चार्ट आता है, जिसमें हम लोग डायग्राम से देख के हम किसी भी मटेरियल को फाइंड करते हैं। हालांकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है तो संभव नहीं है, लेकिन हम एज ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है एस एन कर्व की मदद से भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस तरह से एस एन कर्व की मदद से हम एक इंडोरेंस लिमिट की मान जो है वो फाइंड करते हैं। और इस तरह से यही लिमिट का वैल्यू का जो है यूज हम लोग मटेरियल को डिजाइन करने में करते हैं, जो मटेरियल जो है अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस या कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस साइकिल के अंडर में हो। तो ये हुआ हमारा एस एन कर्व।